हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ 12+। जो हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के स्टूडेंट हैं, उनके बीएससी के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी और इस प्रिपरेशन को आपको और मजबूत बनाने के लिए हमारी 12+ की टीम आपके लिए लेकर आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जो हर बार हम लेके आते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्जेक्ट है फिजिक्स में, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर में आप फिजिक्स के दो पार्ट है, जैसे एक क्वांटम है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कई बच्चों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करी है, कई ने क्वांटम चूज़ करी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वो 5 यूनिट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जिसमें पहली यूनिट है वो सेमीकंडक्टर के बारे में, और दूसरा पावर सप्लाईज है उनके बारे में, ठीक है, जिसमें आप जनरल रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब पढ़ते हो। और जो आपकी दूसरी है वो है बीजीटी, यानी कि जो आपके ट्रांजिस्टर है उनके बारे में, जैसे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, ठीक है। तो पूरा ट्रांजिस्टर के बारे में दूसरी यूनिट है आपकी, और उसमें कुछ नेटवर्क थ्योरम ही है जिसमें नॉर्टन है, ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। तो इस प्रकार से कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, उनके बारे में जो पूरी आपकी दूसरी यूनिट है। उसके बाद आपकी तीसरी जो यूनिट है वो है आपकी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और जो दूसरा आपका पोर्शन है वो है पावर एम्पलीफायर्स के बारे में, ठीक है। तो तीसरी यूनिट बेसिकली जो एपीटी और जो पावर एम्पलीफायर्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और चौथी यूनिट में आप देखने वाले हो नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, और बाकी आप जैसे ऑक्सीलेटर के बारे में देखने वाले हो, जिसमें आप ऑक्सीलेटर देखते हो आरसी फेज शिफ्ट है और आपका हार्टले कॉलपिट है, ठीक है। ये तीन ही प्रकार के आपके ऑक्सीलेटर है, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाला। तो उसके बाद जो पांचवी यूनिट है आपकी, वो पूरी आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें आप गेट के बारे में पूरा देखते हो, ठीक है। उसके बाद उनका रियलाइजेशन भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 5 यूनिट है आपकी, जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 5 यूनिट में। अब देखिए, इसमें हम आज ए पार्ट और बी पार्ट दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वाइज हम डिस्कस करने करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे देखिए ये हमारा पार्ट ए है, ठीक है। जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट ए है, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन दी डिफ्यूजन लेंथ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि जो धारावाह की विसरण दूरी है वो क्या होती है, उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप इसमें जो ए पार्ट के क्वेश्चन है उसकी जो थोड़ी संख्या है मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि ए पार्ट के क्वेश्चन है वो बेसिकली हर बार क्या होता है कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं, मतलब आउट ऑफ जैसे पेपर बना रहे हैं उसमें से थोड़े कम आते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ी संख्या ज़्यादा रखी है। बाकी बी पार्ट के क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही कम बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें देखिए पहला तो आपका है कि आपको धारावाह की विसरण दूरी को परिभाषित करना है, ठीक है। तो आपने वैसे लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई जो हमारी डिफ्यूजन लेंथ होती है वो क्या होती है, तो आप उसको डिफाइन करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जो आपका रेगुलेटेड वोल्टेज स्रोत क्या होता है, यानी कि जो आपके पास रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने जो पावर सप्लायर्स होती है उसमें एक जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, तो उसमें है, ठीक है। तो आपको ये भी डिफाइन करना है। और उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो उसको आपको डिफाइन करना है फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। जैसे आपके कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड होता है, तो उसके बीच में जो एक एनर्जी लेवल्स होता है जिसे फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आपको डिफाइन करना है भाई फर्मी एनर्जी लेवल्स क्या होता है। दूसरा आपको एक चौथा क्वेश्चन है वो है कि जेनर डायोड में भंजन वोल्टता का एक कारण दीजिए, ठीक है। तो आपके जो जेनर डायोड होता है, ठीक है, उसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है उसको आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका वो है कि आपके जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसे आप हिंदी में नेज अर्धचालक तथा अपध्रुवीय अर्धचालक बोलते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सिक्स क्वेश्चन है वो है कि फिल्टर क्या होता है, ठीक है। तो फिल्टर का क्या काम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो आपको वो बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि रिपल फैक्टर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में उर्मी का गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको बताना है। उसके बाद पार्ट ए में जैसे 7 क्वेश्चन हो गए, और 8वां क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक में होलों के लिए धारा घनत्व की समीकरण लिखिए जिससे अपवाह तथा विसरण पद दोनों नियत हो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि जो करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स
इन ए सेमीकंडक्टर। तो होल के कारण जो कितनी करंट हो रही है उसकी जो इक्वेशंस होती है उस इक्वेशंस को आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि जो आपके पी टाइप जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बाद 10th क्वेश्चन है किसी डायोड का प्रतिरोध ऋणात्मक क्यों होता है, यानी कि जो आपके कोई भी डायोड होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव क्यों होता है उसका आपको कारण बताना है, ठीक है। और उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है वो है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या होता है, यानी कि मास एक्शन लॉ क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। तो ये तो हो गए आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया कि एक अर्धचालक में अपवन व विसरण धारा क्या होती है, यानी कि व्हाट इज ए ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में आपकी डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये आपके थे ए पार्ट के छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली जो 12+ के आपको नंबर दे रखे हैं उस पर आप मैसेज करिए, आपके समस्या का जो है वो हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नोट्स में, सर ने जो पूरा करवाए रखा है पूरा ये पहली यूनिट, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ी मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो ज़्यादा रखे, क्योंकि जो ए पार्ट के क्वेश्चन है वो थोड़े क्या है कि कहीं से भी उठा सकते हैं सिलेबस में से, तो मैंने थोड़े ज़्यादा रखे क्वेश्चन ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इनमें से ही आए, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 90 से 95% क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे, और रहे कुछ एक आध क्वेश्चन है वो बाहर चला जा सकता है, ठीक है, ए पार्ट वाले में। अब देखिए हम देखने वाले हैं बी पार्ट के क्वेश्चन। अब देखिए बी पार्ट में है पहला आपका कि आपको ड्रॉ करना है जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है वो क्या होता है, यानी कि सेतु दिष्टकारी परिपथ क्या होता है उसको आपको बनाना है, और उसकी आपको वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप में, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, ठीक है, तो आपको थोड़े ज़्यादा वर्ड में लिखना होता है। तो इसकी आपको पहले तो सर्किट बनाना है और उसके बाद इसकी वर्किंग को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है। अब दूसरा क्या है कि ये तो एक पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के उर्मिका गुणांक का मान होता है वो 0.48 होता है, यानी कि जो आपके पास जो रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर उसकी वैल्यू होती है वो आपकी 0.48 होती है, वो आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपको, यानी कि ये 100 नंबर का हो सकता है, ये भी 100 नंबर का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ये ऊपर वाला 8 नंबर का हो, नीचे वाला 4 नंबर का हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वो हमारा है कि एक जेनर डायोड की कार्यविधि को समझाइए तथा इसके अभिलाक्षणिक वक्र को खींचिए। एक जेनर डायोड को वोल्टेज नियंत्रण के रूप में कैसे उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो आपको जेनर डायोड की वर्किंग बतानी है, ठीक है, कि जेनर डायोड किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप है, यानी कि 12 नंबर में आपको आंसर देना है, तो पूरा आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कर्व को बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे प्रूफ भी करना है कि आप जेनर डायोड को ऐसे आप वोल्टेज रेगुलेशन किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में लिख के आना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आप दृष्टकारी से आप क्या समझते हो, यानी कि आप जो रेक्टिफायर होते हैं उनसे आपको क्या समझ आता है आपको वो बताना है, ठीक है, रेक्टिफायर के बारे में। उसके बाद आपको लिखना है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र तथा तरंग चित्र द्वारा कार्य प्रणाली को आपको समझाना है, ठीक है। तो आपके पास जो रेक्टिफायर होता है फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी जो सर्किट है उसको भी बनाना है आपको, और ये किस प्रकार से कार्य करता है उसको भी आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद और इसके उर्मिका गुणांक का संबंध भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिपल फैक्टर क्या होता है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 12 नंबर में आएगा। उसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो इस यूनिट का जो बी पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या है कि जो हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है उसके बारे में पूरा लिखना है आपको। और उसके बाद हमें क्या करना है कि पीएन जंक्शन में जो डायोड में जो करंट फ्लो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीएन जंक्शन के बारे में। तो इसमें जैसे ए पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से हमने पहली यूनिट में जो बी पार्ट है उसके हमने 4 क्वेश्चन लिए, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले, एक आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे दिए ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जेनर डायोड के बारे में पढ़ के जाए, क्योंकि हमेशा ही इस जेनर डायोड पे क्वेश्चन बनता है। बाकी आप पीएन जंक्शन के बारे में भी पढ़ के जाए, ठीक है, क्योंकि पीएन जंक्शन पे भी
हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि बाकी वाले 2 कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन थोड़े एग्जाम में जो जेनर डायोड है और जो पीएन जंक्शन है उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आपको इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी आप रेक्टिफायर के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि रेक्टिफायर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारा ए पार्ट हो गया, जो यूनिट फर्स्ट है उसके ए पार्ट और बी पार्ट हो गए। अब हम देखने वाले हैं यूनिट 2, ठीक है। जो यूनिट 2 आपकी ट्रांजिस्टर पे पूरी है, ठीक है, उस पर डिपेंड है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए पार्ट ए के बारे में देखते हैं। जिस पार्ट ए में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय क्या होती है उसके बारे में बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कुछ नेटवर्क थ्योरम है, तो आपको जो स्टेटमेंट होता है उसे आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे सर्किट बना के उसको पूरा ऐसे डेरिवेशन करना वो आपको ज़रूरी नहीं है। तो आपको उसका जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को यहाँ पे याद रखना जरूरी है। आपके 4 एक प्रमेय हैं शायद मेरे हिसाब से, जो आपके सिलेबस में, उन चारों का आपको जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछा है कि जो लीकेज करंट होती है, ठीक है, जो ICVO और ICO, ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उनको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लोड लाइन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लोड लाइन। तो लोड लाइन क्या होती है, जैसे आप जो आपके पास ट्रांजिस्टर होते हैं, उस ट्रांजिस्टर में जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचते हो तो उस टाइम पे एक लोड लाइन होती है, DC लोड लाइन बोलते हैं। तो उसको आपको डिफाइन करना है कि भाई लोड लाइन होती क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपको लीकेज करंट के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन, लीकेज करंट क्या होती है। बाकी जैसे फिल्टर क्या होता है, ये मेरे हिसाब से जो फिल्टर वाला क्वेश्चन है वो आपका जो पहली वाली यूनिट है उसका है, ठीक है। गलती से यहाँ पे आ गया है तो आप इसको यूनिट 1 में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। उसके बाद आपको बताना है कि जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए ट्रांजिस्टर में हम जो बाइसिंग करते हैं वो बाइसिंग क्यों करते हैं उसका हमें आपको रीज़न बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है कि एक्टिव और पैसिव नेटवर्क जाल, जो नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जो आपके सक्रिय और निष्क्रिय जाल में क्या अंतर होता है उसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद तो एक ट्रांजिस्टर में एबर्स मोल प्रारूप क्या होता है उसको आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जो एबर्स मोल मॉडल है वो ट्रांजिस्टर में क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो बायपोलर ट्रांजिस्टर है उसको करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कहा जाता है इसका रीज़न बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपको रीज़न बताना है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है वो है कि आपका जो उबिनिष्ट उत्सर्जक यानी कि NPN ट्रांजिस्टर प्रवृत्ति की निवेश एवं निर्गत वोल्टता में कला अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आपको फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है। जो कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो आपकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होती है उसके अंदर कितना आपका फेज डिफरेंस आ रहा है उस फेज डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। और बाकी आपको 10वां क्वेश्चन है वो है कि आपको क्यू बिंदु को परिभाषित करना है, यानी कि आपका क्यू पॉइंट क्या होता है। जैसे आपको लोड लाइन थी, DC लोड लाइन, मैंने आपको बताई कि लोड लाइन होती है, उस लोड लाइन पे एक पॉइंट होता है जिसे हम क्यू पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है या फिर आपको क्यू पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों में से आपको कोई भी पूछे, ऑपरेटिंग पॉइंट पूछे या फिर क्यू पॉइंट पूछे, तो आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो आपको क्यू पॉइंट के बारे में डिफाइन करना है कि भाई क्यू पॉइंट क्या होता है। उसके बाद लास्ट आपका है जो नॉर्टन प्रमेय है उसका कथन लिखना है आपको, ठीक है। आपकी नॉर्टन थ्योरम क्या होती है उसका आपको स्टेटमेंट लिखना है। बाकी आपके मिलर थ्योरम है, ठीक है, एक आध और थ्योरम होगी, तो उन थ्योरम के आपके स्टेटमेंट आप याद कर लेना, क्योंकि कोई सा भी आपको स्टेटमेंट एक एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो पक्का इसमें से आएगा कि एक आपको स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कोई भी आपकी थ्योरम है उसका, और बाकी आपका जैसे ट्रांजिस्टर में से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 11 क्वेश्चन देखे पार्ट ए के, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट ए के जो 11 क्वेश्चन है, तो आप ये पूरे 11 क्वेश्चन करके जाना है आपको। बाकी आपको अगर कोई भी, मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आंसर को ढूंढने में, तो आप हमारे 12+ के नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये रहे नंबर, तो आप इस पर मैसेज कर देना, आपको जो डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हम देखने वाले हैं यूनिट 2 के पार्ट बी क्वेश्चन। देखिए यूनिट बी में जो आपके ट्रांजिस्टर है,
ट्रांजिस्टर में जो आपके जो एस पैरामीटर होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, बी पार्ट में। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रखा है कि एस प्रासल को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो आपके एस पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है आपको। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की विश्लेषण करते हुए एस प्रणाली में धारा लाभ, वोल्टता लाभ, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा, शक्ति लाभ के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, इनपुट इंपीडेंस है, आउटपुट इंपीडेंस है, पावर गेन है, इनको क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है वो है कि उबिनिट उत्सर्जक जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका स्वरूपण का उपयुक्त प्रायोगिक त्रिपद क्षेत्र एवं अभिलाक्षणिक खींचिए एवं सक्रिय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र व अंतः क्षेत्र को समझाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपके कॉमन इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, तो उसके जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उनको बताना है, और उसके बाद जो उसके अंदर जो रीजन बनते हैं, ठीक है, आपके कौन कौन से रीजन है, एक सैचुरेशन रीजन है, एक एक्टिव रीजन है, और तीसरा आपका कट ऑफ रीजन है। तो ये रीजन कहाँ पे होते हैं उस जो कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, तो आपको लास्ट में वो कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करने और वो रीजन को भी आपको शो करना है कि ये हमारा कट ऑफ रीजन है, ये हमारा सैचुरेशन रीजन है, ये हमारा एक्टिव रीजन है, ठीक है, तो उनको भी आपको शो करना है। और उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाइए, और जो आपके अल्फा डीसी और बीटा डीसी में संबंध स्थापित करना है आपको, ठीक है। तो आपके जो कॉमन इमिटर जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है पूरी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, उसका सर्किट डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद उसकी वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है थोड़ा आपको बड़े टाइप में लिखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक आपको अल्फा डीसी और बीटा डीसी में आपको रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, ओके। और उसके बाद ये आपकी यूनिट थर्ड आ गई। तो ये हमारे पास यूनिट 2 के हमने मोटे मोटे क्वेश्चंस देख लिए पार्ट बी के, ठीक है। तो इसमें हमने 3 ही क्वेश्चंस लिए, ठीक है। मैं एक इंपॉर्टेंट हमेशा एक यूनिट में से आपको एक आध ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। तो इसमें आप जो एस पैरामीटर है उसको आप ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि एस पैरामीटर पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप एस पैरामीटर पे पूरा एकदम डिटेल में डिस्कस करके जाइए, ठीक है, क्योंकि एस पैरामीटर है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस जो यूनिट आपकी ट्रांजिस्टर वाली है उसमें से, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन है, ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है, ठीक है, इसके ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर भी, तो आप ये भी डिस्कस करके जाइए, ठीक है। बाकी जैसे इनके आंसर है, ठीक है, ये तो सर ने करवा दिए होंगे, कॉमन एमिटर क्या होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये पूरा आपको करवा रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो लेक्चर में देखिए, इन सारे जो बी पार्ट के क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड में, ठीक है। तो यूनिट नंबर थर्ड है जो आपकी मैंने बताया कि फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होती है, और दूसरा जो उसमें पावर एम्पलीफायर है उनके बारे में पूरी, ठीक है आपकी। तो फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर में आपको पहला दे रखा है कि जो आपका बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसमें तथा जो फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको आपको शो करना है, ठीक है। तो आपको मेनली बीजीटी और जो एपीटी है उसके अंदर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है आपको, ओके। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है प्रवर्धक को 2 लीटर में बदलने के लिए आवश्यक जो शर्तें होती है वो क्या होती है, यानी कि जो आपके कोई भी एम्पलीफायर है उसको एम्पलीफायर को हम एज ए ऑक्सीलेटर, ठीक है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमें ऑक्सीलेटर बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है उनको फॉलो करनी होगी, उस कंडीशन को आपको बताना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होता है उसको आप वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है, उसका आपको कारण बताना है, ठीक है, क्योंकि आपको फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, तो उसको क्यों बोला जाता है उसको आपको कारण बताना है, ओके। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपीडेंस मैचिंग क्या होती है, ठीक है, ये हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यूनिट नंबर थर्ड है आपको इंपीडेंस मैचिंग क्या होती है उसको आपको बताना है, ओके। 5वां क्वेश्चन है कि एपीटी में जो आपके पैरामीटर होते हैं डिफरेंट पैरामीटर उनको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो एपीटी में कौन कौन से पैरामीटर हम यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए जो एपीटी होता है यानी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर उसमें जो करंट गेन होता है वो कितना होता है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद संकुचन वोल्टता क्या होती है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, तो संकुचन वोल्टता क्या होती है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, ओके। तो ये हमारे हो गए पार्ट ए के 7 क्वेश्चन, और अब ये 8वां एन चैनल मॉसफेट का प्रतीक बनाइए तथा धारा की दिशा को दर्शाइए। जो आपके एन चैनल मॉसफेट होते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें जो एन चैनल होता है उसका जो सिंबल क्या होता है उस सिंबल को ड्रॉ करना है, और उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है उसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको 9 क्वेश्चन है
तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में, ठीक है। जो आपके, मैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को मैंने ऐसे पावर एम्पलीफायर बोला, ठीक है। तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर बोलो या फिर पावर एम्पलीफायर बोलो, एक ही बात है। तो उसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होता है वो क्या होता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन आता है वो क्या होता है, उसको आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपका पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है। जैसे मैंने क्लास बी एम्पलीफायर पढ़ाया था, उस टाइम में बताया था कि क्लास बी एम्पलीफायर को हम पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। तो पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, शॉर्ट में आपको बताना है, ठीक है, डिटेल में नहीं बताना है। यहाँ पे अगर आपको ए पार्ट में पूछा जाए तो आपको 30 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में बताना है कि पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है वो बताना आपको। तो ये हो गए हमारे जो 10 क्वेश्चन है। कितने करे हमने इसमें, हमने 10 क्वेश्चन करे, ठीक है। जो आपकी यूनिट नंबर 3 में पार्ट ए में। आप ये जो इम्पीडेंस मैचिंग है ये क्या होती है, आपको ये बिल्कुल करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है ए पार्ट में। अब बाकी देखिए हम चलते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि जो आपका जे फेट होता है, यानी कि ये एफ है यहाँ पे, जे फेट की संरचना तथा कार्यप्रणाली को समझाइए। यानी कि आपके पास जो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है वो बतानी है आपको जे फेट की, ठीक है। तो जे फेट क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा बताना है, कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग बतानी है, ठीक है। उसके बाद वैसे भी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, बीजीटी और एपीटी में आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था पार्ट ए में, ठीक है। तो वैसे यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ऐसे बी पार्ट में साथ में अटैच होकर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको जे फेड के बारे में बताना है, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में बताना है, और उसके बाद आपको बीजीटी और एपीटी में क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पुश पुल प्रवर्धक की आपको संरचना देनी है, यानी कि पुश पुल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि सो दैट ऑल दी जो आपके इवन हार्मोनिक है वो इसमें जो आउटपुट में है वो ऑब्सेंट होता है, ठीक है, वो भी आपको शो करना है, ठीक है। और दूसरा आपको इसमें एक और बताना है कि थर्ड हार्मोनिक टर्म ऑफ इन द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डिस्टोर्शन, यानी कि जो आपके तृतीय सनादि घटक मुख्यतः विरूपण का सोर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मुख्य जो आपके डिस्टोर्शन के जो सोर्स होते हैं वो आपके थर्ड हार्मोनिक होते हैं, उसको भी आपको शो करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसके जो आपके पुश पुल एम्पलीफायर है उसके क्या जो एडवांटेज है उस एडवांटेज को आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप एक तो एपीटी है, दूसरा पोर्शन है पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर में अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आया तो फिक्स है वो पुश पुल प्रवर्धक पे आएगा, ठीक है, यानी कि पुश पुल एम्पलीफायर पे आने वाला है, ठीक है। एक तो इतना पक्का है कि एक तो आपका फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर में से क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग में, और एक बनेगा आपका पावर एम्पलीफायर में। तो पावर एम्पलीफायर में जब आपका बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है वो हमेशा ही आपका पुश पुल एम्पलीफायर पे बनने वाला है, ठीक है। तो आप पुश पुल एम्पलीफायर है वो टॉपिक है पूरा डिटेल में देख के जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जैसे फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर आपने छोड़ दिया तो आप बी पार्ट में जो आपका पावर एम्पलीफायर है उसमें जो पुश पुल प्रवर्धक है यानी पुश पुल एम्पलीफायर है उस पर क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, यानी कि जो फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके स्थितिक अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए तथा इसके विभिन्न भागों की व्याख्या कीजिए। और उसके हमें क्या करना है, जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके आपको कर्व बनाने और उसको एक्सप्लेन करने डिफरेंट पोजिशन ऑफ इट, ठीक है, यानी कि जो इसके डिफरेंट पोजिशन होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन इसमें डाल दिया कि आपके पुश पुल प्रवर्धक है उसके आपको क्या एडवांटेज है उस वो बताना, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एडवांटेज दे रखा था, तो ठीक है। इसमें आपको या तो आप फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर पूरा टॉपिक करके जाए या फिर पावर एम्पलीफायर करके जाए, और पावर एम्पलीफायर में आपको पुश पुल एम्पलीफायर है वो करके जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके साथ इसके एडवांटेज भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एडवांटेज भी साथ में अटैच हो गया आता है क्वेश्चन में, आपको बाकायदा बताया जाएगा कि आपको एडवांटेज भी लिखने हैं, ठीक है। तो एडवांटेज भी आपको बताने होते हैं पुश पुल एम्पलीफायर के। और इसको पुश पुल एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से, इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार से, आपको पूरा डिटेल में देख के जाना है, ठीक है। अब देखिए इसका 3 क्वेश्चन हो गए। ये सोता है आपका कि धातु ऑक्साइड जो अर्धचालक होते हैं, जैसे हम MOS फेट कहते हैं, ठीक है, यानी कि मॉसफेट बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, इनकी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, इसकी वर्किंग है वो बतानी है, ठीक है, इसके सिंबल क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है, मॉसफेट के बारे में। उसके बाद आपको बताना है कि जो जो आपका एपीटी होता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, ठीक है, उसमें जो जो आपका टेंजेंट है
वो ड्रॉ की जाती है वो VGS 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा VGS अक्ष को, जो आपकी VGS अक्ष है उसको -Vp/2 पर काटती है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर के जो आपके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कर्व आप ड्रॉ करोगे, उसमें जब आपको VGS 0 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आपको -Vp/2 पर कट करती है। तो ये क्यों करती है, किस प्रकार से कट करती है, वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए चारों क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके यूनिट नंबर 3 से चारों क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपको चारों क्वेश्चंस करके जाना है। ठीक है, आपको इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा बी पार्ट में। ठीक है, बाकी अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 4 में, जिसमें हम पार्ट ए देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का। तो यूनिट नंबर 4 में जो पार्ट ए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको जो ऑक्सीलेटर होते हैं उसके ब्राग-हाउसन क्राइटेरिया को बताना है कि भाई ब्राग-हाउसन क्राइटेरिया क्या होता है जो आपके ऑक्सीलेटर होते हैं उसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राग-हाउसन क्राइटेरिया क्या होता है ऑक्सीलेटर के लिए। तो आपको दो जो ब्राग-हाउसन क्राइटेरिया दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को आपको याद में रखना है और आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इमीटर फॉलोअर सर्किट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो इमीटर सर्किट क्या होता है, इमीटर फॉलोअर, उसको आपको बताना है। तो एक हार्टले और कॉलपिट लोलित्र में बनावट में क्या अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हार्टले और कॉलपिट की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन है, जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें दो होते हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक है, दूसरा ऑक्सीलेटर है। तो ये तो सारे ऊपर वाले तो क्वेश्चन सारे नेगेटिव फीडबैक के नहीं है, ये सारे पूरे किसके हैं, ऑक्सीलेटर के हैं। ठीक है, अब जो आया क्वेश्चन ये हमारा नेगेटिव फीडबैक का है। तो आपको बताना है कि नेगेटिव फीडबैक में तो जो ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है उसका प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एम्पलीफायर है, ठीक है, जो आपका नेगेटिव फीडबैक है उसके कारण से जो एम्पलीफायर की जो बैंड विड्थ होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आपको सब बताना है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका कि प्रवर्धक में पुनर्निवेश से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई फीडबैक इन एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपको फीडबैक में जो एम्पलीफायर में जो फीडबैक होता है उससे आपको क्या समझ आता है उसको आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपको प्रवर्धक में दोलित्र में बदलने के लिए आवश्यक कंडीशन लिखनी है। ठीक है, व्हाट आर रिक्वायर्ड कंडीशन चेंज एन एम्पलीफायर इनटू दी ऑक्सीलेटर, किसी भी एम्पलीफायर को ऑक्सीलेटर में बदलने के लिए क्या क्या आवश्यक जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को आपको लिखना है। ये शायद मैंने ऊपर वाले में लिख लिया था, शायद ये चौथी यूनिट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये तीसरी यूनिट में कराए तो उसको वहाँ से हटा देना। ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ताकि क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है ना, ये आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको गलती से यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में डाल दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम, ये तो हो गए ए पार्ट के क्वेश्चंस। अब देखिए हम देखने वाले हैं यूनिट 4 के जो पार्ट बी के क्वेश्चन है उनके बारे में। अब देखिए पार्ट बी में जैसे आपको नेगेटिव फीडबैक है, तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, या तो आप पूरा नेगेटिव फीडबैक करके जाइए या फिर आप पूरा ऑक्सीलेटर करके जाइए, क्योंकि आपका बड़ा क्वेश्चन एक ऑक्सीलेटर पे बनने वाला है और एक नेगेटिव फीडबैक पे बनने वाला है। अगर आपका ऑक्सीलेटर पे बनता है क्वेश्चन तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है उसको करके जाइए, क्योंकि आरसी फेज शिफ्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, या तो आप तीनों ऑक्सीलेटर करके जाए, हार्टले कॉलपिट है, वीन ब्रिज तो वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप या तो हार्टले कॉलपिट और जो आपके आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है उनको पढ़ के जाइए, या फिर आप पूरा नेगेटिव फीडबैक वाला पोर्शन पढ़ के जाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन है वो आपने ऑक्सीलेटर में डाल दिए, ऑक्सीलेटर वाले क्वेश्चन डाल दिए, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को करके जाओगे तो आपके 110% एक क्वेश्चन इनमें से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों अगर ऑक्सीलेटर करके जाते हो तो पहले आपको बताना है कि जो आरसी जो अकला विस्थापक दोलित्र होता है उसकी जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको इसके सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के लिए जो कंडीशन होती है, ठीक है, जो वो आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने वीडियो लेक्चर में भी करी थी। ठीक है, तो उसमें पूरा आरसी फेज शिफ्ट की मैंने डेरिवेशन भी करवा रखी है, तो आरसी फेज शिफ्ट किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो पूरा आपको डिटेल में ये करके जाना है आरसी फेज शिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो इसकी पूरी वर्किंग है, सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की जो कंडीशन है उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर में आएगा तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12 नंबर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको सस्टेन ऑक्सीलेशन की कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी, ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से, ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम पूरा आपको ड्रॉ करके आना है। ठीक है, तो दूसरा आपको क्वेश्चन मिलेगा हार्टले दोलित्र है उसकी संरचना बनानी है, जो हार्टले ऑक्सीलेटर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वर्किंग है उसको बताना है। तो उसके बाद इसका जो सस्टेन ऑक्सीलेशन है उसका आपको जो मेंजेग है वो आपको
व्युत्पन्न करना है, उसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपको ड्राइव करनी है। ओके, और उसके बाद मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया कॉलपिट। ठीक है, जिस प्रकार से आप हार्टले में करते हो उसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, ठीक है, ये सारी बतानी है। उसी प्रकार से इसमें सस्टेंड ऑक्सीलेशन की कंडीशन और जो कॉलपिट ऑक्सीलेटर में भी बतानी है। तो मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपके ऑक्सीलेटर में से लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमेशा ही एक क्वेश्चन ऑक्सीलेटर में से बनता है, एक नेगेटिव फीडबैक में से बनता है। तो आप अगर ऑक्सीलेटर वाला पोर्शन करके जाते हो तो आपको एक 110% आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप आधा पोर्शन यहाँ से कर लिया भाई, आधा पोर्शन आपने हार्टले कॉलपिट करके गए, ठीक है, और उसमें से नेगेटिव फीडबैक में से कोई क्वेश्चन करके गए, आपको आरसी फेज शिफ्ट मिल गया और नेगेटिव फीडबैक में से आप जो क्वेश्चन करके गए वो नहीं मिला, तो आप ऐसे में आपका क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक ही पोर्शन को कवर करें। जैसे आप ऑक्सीलेटर का पूरा पोर्शन अगर कवर कर लोगे तो आपको एक इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। आप मेरे हिसाब से जितना तक मेरे को लग रहा है कि आरसी फेज शिफ्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आरसी फेज शिफ्ट के बारे में पूरा आप डिटेल में देख के जाइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ऑक्सीलेटर है। ठीक है, आरसी फेज शिफ्ट। बाकी इसमें देखिए ए पार्ट में एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि आरसी फेज शिफ्ट में आप तीन जो आरसी नेटवर्क है वो क्यों यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसका भी रीज़न आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में वैसे मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आरसी फेज शिफ्ट में हम तीन आरसी नेटवर्क लिखते हैं, क्यों लेते हैं उसका आपको रीज़न बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए हमारे यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसके पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखिए यूनिट नंबर जो 5 है, जिसमें आपके कुछ तो आपके जो एम्पलीफायर है उसके बारे में और कुछ आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें आप गेट के बारे में पढ़ते हो और उनका रियलाइजेशन देखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो आइडियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टीज़ को आपको बताना है। ठीक है, तो जो आदर्श संक्रियात्मक प्रवर्धक होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, उस गुण को आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे पढ़ते हो डिजिटल जो सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई डिजिटल सर्किट, यानी कि जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बताना है आपको। उसके बाद आपको जो आपका नॉर गेट है, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, एंड गेट बनाना है। ठीक है, तो आप जैसे बनाते हो भाई कि जो आपका कोई भी गेट होता है उसकी हेल्प से आप दूसरे वाला गेट बनाते हो, तो इसमें आपको नॉर गेट से आपको एंड गेट बनाना है। यानी कि आप नॉर गेट यूज़ करके एंड गेट किस प्रकार से बना सकते हो, जैसे आपकी दो तीन जैसे भी आप जितने भी यूज़ कर सकते हो, नॉर गेट आपको यूज़ करके क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन है कि जो अप्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक क्या होते हैं, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है पूरा। उसके बाद आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं उसको बताना है कि भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं। उसके बाद जो आपका और गेट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको करवाया था डीटीएल, यानी कि जो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है। ठीक है, तो उसमें जो डायोड जो उसका डायग्राम ड्रॉ करना आपको और गेट का। ठीक है, डायोड और आपको लॉजिक यूज़ करके। ठीक है, तो डायोड लॉजिक यूज़ करके आपको क्या करना है, इसका और गेट का आपको पूरा डायग्राम बनाना है। ओके, और उसके बाद आपको CMRR को डिफाइन करना है, जैसे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो डिफाइन दी CMRR। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CMRR के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई CMRR क्या होता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब बाकी एक देखिए, दूसरा आपको है कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, तो आपको डी मॉर्गन थ्योरम आपको करके जानी है कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट नंबर 5 में से। और उसके बाद आपको बूलियन दे सकते हैं और उसको प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, अब इसको क्या करना है, पहले तो आपको ये इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहले तो इसमें क्या बनाना है, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ये जो दे रखी है एक्सप्रेशन, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। और उसके बाद आपको कभी कभार क्या है कि ये जो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है इसको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि आप इसका यूज़ करके राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करके आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आओ। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा पे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको डी मॉर्गन थ्योरम आती है तो ये आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए आपके ए पार्ट के यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन। अब देखिए यूनिट नंबर 5 के जो बी पार्ट के क्वेश्चन है, जिसमें आपका है आपको जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं
उसको आप एज ए डिफरेंशिएटर, एज ए इंटीग्रेटर किस प्रकार से यूज़ करते हो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको आप एज ए डिफरेंशिएटर, एज ए इंटीग्रेटर किस प्रकार से यूज़ करता है उसको आपको बताना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा हो गया, तो आपका अगर क्वेश्चन 12 नंबर का है तो उसके साथ में कुछ और ऐड होकर आएगा। जैसे यहाँ पे एक कोई भी बूलियन अलजेब्रा दे दिया आपको, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा टफ होगा क्योंकि ये बहुत ईजी होगा आपका, आप अगर सॉल्व करोगे आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़े ज़्यादा टर्म बनेगी एक्स्ट्रा, लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। तो आप इस बूलियन अलजेब्रा को स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करते जाओगे, जैसे डी मॉर्गन थ्योरम आपको पता है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें अगर आपको पता है, छोटी मोटी चीज़ें बूलियन अलजेब्रा के बारे में, तो आप इजीली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको जैसे आपको नैंड गेट को एज ए यूनिवर्सल गेट किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसको आपको शो करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैंड गेट को आप किस प्रकार से एज ए यूनिवर्सल गेट यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल का मतलब है कि नैंड गेट से आप किस प्रकार से और गेट, एंड गेट, ठीक है, नॉट गेट किस प्रकार से बना सकते हो उसको आपको पूरा बताना है, ठीक है। तो सब गेट को आपको इस नैंड गेट से बना के, ठीक है, सर्किट डायग्राम आपको बना के आना है। उसके बाद वापस से एक बूलियन अलजेब्रा साथ में डाल दी, आप इसको सॉल्व करना है, इसको आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आप राइट हैंड साइड के इक्वल ले आओ, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कभी कभार लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी जो वर्किंग है उसको आपको बताना है, भेद प्रवर्धक क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भेद प्रवर्धक क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको बताना है, यानी कि जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है उसको पूरा डिटेल में आपको बताना है, ओके। उसके बाद आपका जो जोर गेट होता है, ठीक है, एक्सो आर गेट, ठीक है, उसकी जो आपको ट्रुथ टेबल बनानी है और उसके यूज़ क्या क्या है उसको बताना है, ठीक है। वैसे ज़्यादा तो इसमें जो डिफरेंशिएट जो एम्पलीफायर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको जो नैंड गेट है, जो यूनिवर्सल गेट किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके हो गए 500 यूनिट के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हमने ए पार्ट के बारे में भी देख लिया, बी पार्ट के बारे में भी देख लिया, ठीक है। तो इसमें सारे, जैसे ए पार्ट में मैंने बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि ए पार्ट के तो भाई क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी पार्ट के क्वेश्चन हैं उसमें हमने 3-3 4-4 क्वेश्चन ही लिए हैं प्रत्येक यूनिट से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बी पार्ट के, ए पार्ट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, बी पार्ट के क्वेश्चन भी इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आपको इतना तो करके जाना ही है, जितना हमने बताया इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में उतना तो आपको करके जाना ही। अगर आपके पास टाइम और बचता है तो आप, जैसे वीडियो लेक्चर आपने देखे ही होंगे, तो और भी कोई आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी तैयार करिए एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि ये तो हम ऐसे पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई पूरा पेपर इसमें से ही आएगा, लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन है वैसे आपके रिपीट होते हैं, तो आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको सॉल्यूशन है वो देखना है तो हमारे जो 12+ का ऐप है उसके वीडियो लेक्चर में आपको सारे सॉल्यूशन क्वेश्चन के मिल जाएंगे, भले ही वो आपके लॉन्ग टाइप हो या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी का, तो आपको वैसे 12+ के नंबर दे रखे, आप इस पर मैसेज कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करके जाना एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।